Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video हम क्लास 12 चैप्टर 1 to 8 यानी कि आपकी बुक का जो पार्ट ए है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट से लेकर कंट्रोलिंग तक के जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 के आपके क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स में आए उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बस ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका गाइस वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पार्ट बी से आ गया है, बाकी सारे हैं वो बाय मिस्टेक आ गया, तो उसको देख लेते हैं पहले। द रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड financial charges like interest payment and other repayment obligation is known as। आपको बोला गया है वो रिस्क जो किससे रिलेटेड होते हैं जब आप अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस जो आपने जैसे लोन पे आपका इंटरेस्ट है या उसकी जो रिपेमेंट करनी है लोन की वो आप नहीं कर पा रहे हो, उसको मीट आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये ऑब्लिगेशंस जो है ये रिस्क जो है किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको हिंट मिला हुआ है किसकी बात कर रहा है, फाइनेंशियल चार्जेस की, तो किससे रिलेटेड होगा, फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बिमल राय इज वर्किंग इन फनी बनी लिमिटेड, द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स गेम्स एंड टॉयज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, the basic task of Bimal Rai is to integrate diverse element, coordinate the activities of different departments. He also analyze the business environment and its implication for the survival of the firm. The level of management at which Bimal Rai is working is। आपको बोला गया है कि बिमल राय जो है वो फनी बनी लिमिटेड में काम करता है और कंपनी का मेन काम क्या है कि मैन्युफैक्चर करती है गेम्स और टॉयज चिल्ड्रंस के लिए। जो बेसिक टास्क है किसका, बिमल राय का, वो उसका काम करना क्या है कि वो जो डाइवर्स एलिमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, सारी की सारी जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है या रेगुलेट करता है और एनालाइज करता है कि आगे बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे होने वाला है और किस तरीके से उसको इम्प्लीकेट करना है ताकि फर्म जो है वो आसानी से मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सके। तो आपको मैनेजमेंट बताना है कि लेवल बताना है आपको मैनेजमेंट का कि कौन से लेवल पे जो बिमल राय है वो काम कर रहा है। तो गाइज हम हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का चार्ट चेक करते हैं। उसका काम क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना ताकि बिजनेस जो है वो क्या सरवाइव कर सके, बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक तरह से एनालाइज करना, यही काम है ना इसका। और ये सारे काम जो है आपके वो कहाँ आते हैं, एट टॉप लेवल आते हैं, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, एट टॉप लेवल। बिमल राय जो है वो कहाँ काम कर रहा है, एट द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम एंड करीम आर गुड फ्रेंड्स, दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं हाई क्वालिटी सीड्स बेचने के लिए ताकि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा सके। दे आर ऑफरिंग 200 varieties of vegetable seeds suitable for terrace gardens, balconies, backyards. Due to the growing trends toward the health consumption habits, there is a huge demand for their seeds. The dimension of business environment being discussed above is। आपको पता लगाना है कि इस क्वेश्चन में कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की गई है। तो देखो पहले पॉइंट्स हम हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले तो वो क्या कर रहा है, जो ग्रोइंग ट्रेंड है टुवर्ड हेल्दी कंजप्शन हैबिट्स उस पे काम कर रहा है, ठीक है। जो भी ह्यूज डिमांड बढ़ रही है इस ट्रेंड की वजह से उस चीज को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बेच रहा है यानी कि कुछ अच्छी चीज के लिए काम कर रहा है, वो केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं कर रहा। तो हम पहले हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लासिक वो देखते हैं, प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो सोशल एनवायरनमेंट जो कि रिलेटेड होता है हमारा पीपल और कल्चर से, जिसमें इंक्लूड करते हैं हमारे कस्टम, वैल्यूज, लाइफस्टाइल्स, एजुकेशन एंड सोशल ट्रेंड्स। सोशल ट्रेंड आ गया, गुड हैबिट, हेल्दी हैबिट्स को फॉलो किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस को शेप दिया जा सके। कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, ट्रेंड है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का, तो उस चीज के लिए वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज वगैरह बना रहे हैं और कंज्यूमर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोगों के लिए और जो लोगों के अकॉर्डिंग कल्चर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उस चीज को फुलफिल कर रहे हैं। तो यानी कि जो एनवायरमेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा गाइस, सोशल एनवायरमेंट हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, सोशल एनवायरमेंट। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फोर्थ, आपको असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शन आपको गिवन है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। और रीजन क्या दिया हुआ है उसका, कोऑर्डिनेशन एक्ट करता है एक बाइंडिंग फोर्स की तरह बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंश्योर करता है कि सारे के सारे जो एक्शंस है वो सब के सब एम करे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो हम पहले इसकी फीचर्स पढ़ते हैं कि इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था और फिर देखते हैं। हमने फीचर पढ़ी थी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एफर्ट्स को, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके एफर्ट्स को, उनके वर्क को इंश्योर करता है कि इंटीग्रेट हो और जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव किया जा सके। और साथ साथ इंश्योर करता है कि यूनिटी लेकर आए ताकि जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट वो सब अलाइन हो और कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे क्रिएट ना हो और अवॉइड की जा सके। तो मेन एम यही है कि क्या होना, डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज है वो सबकी सब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो और उनका सबका एम यही हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए पॉइंट भी ठीक है, आर पॉइंट भी ठीक है और आर जो है ए को
करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा फिफ्थ, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी होती है वो कैसे अराइज होती है, किसकी वजह से होती है? वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो उसकी पोजीशन है किसी पर्सन की, इसलिए अथॉरिटी आती है उसके पास, कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज की वजह से आती है, स्केलर चेन की वजह से आती है, या पर्सनल क्वालिटीज की वजह से आती है। तो आइए चेक करते हैं। तो हमने डिफरेंस में पढ़ा था, अथॉरिटी जो है वो उसका ओरिजिन क्या होता है? कम्स फ्रॉम द ऑफिशियल पोजीशन। जो भी जिस पर्सन को अथॉरिटी दी जा रही है वो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है, वहीं से उसकी अथॉरिटी जो होती है वो ओरिजिनेट होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्च्यू ऑफ पोजीशंस इन मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सिक्स, HG एयर कंडीशनर पीवीटी लिमिटेड इज लैगिंग बिहाइंड इट्स scheduled प्रोडक्शन टारगेट बाय अ मंथ। तो जो भी उसका प्रोडक्शन होना चाहिए एक मंथ के अकॉर्डिंग, वो एक मंथ से पीछे चल रहा है। Despite a high demand, the company is struggling to meet its production target even after taking measures like training of employees, assigning additional workers and equipment to the project. The target could not be met. अब प्रॉब्लम ये हो रही है, वो इतने सारे एफर्ट ले रहा है, जैसे कि अपने जो एम्प्लॉइज उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन भी कर रहा है, एडिशनल वर्कर्स को भी असाइन कर रहा है, इक्विपमेंट जो है प्रोजेक्ट के वो भी लेकर आ रहा है, वो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्शन टारगेट को पूरा नहीं कर पा रही है। द प्रोडक्शन मैनेजर नाउ डिसाइडेड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। अब उसने क्या किया है, अपने जो स्टैंडर्ड्स उसने तय किए थे, तो हो सकता है कि मतलब उसने जो प्लान बनाया था वो अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो जो भी उसने अपने स्टैंडर्ड्स को तय किया था, एस्टिमेट किया था, उनमें गड़बड़ है, तो उसने क्या किया, अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया है। तो आइडेंटिफाई द स्टेप्स बाय of the controlling process under which the production manager decided to revise the standards। तो हमें वो स्टेप आइडेंटिफाई करना है हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर जो प्रोडक्शन मैनेजर है इसके अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स को उसने डिसाइड किया कि वो उनको चेंज करेगा, उनको रिवाइज करेगा। ठीक है, ऑप्शन हमें गिवन है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो आइए हम चेक करते हैं। सो गाइस, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, डिफरेंट मेजर्स लिए ताकि प्रोडक्शन जो है मेड किया जा सके, लेकिन फिर भी जो डेविएशन है उसका काफी ज्यादा लार्ज आ रहा था। तो उसने अब क्या किया, एक डिफरेंट एक्शन लिया। उसने सोचा कि अपने जो स्टैंडर्ड्स है वो उनको फिर से रिवाइज करेगा, तो हो सकता है प्रोडक्शन जो है वो मीट किया जा सके। यानी कि उसने क्या किया है, करेक्टिव एक्शन लिए हैं। जब उसने देखा कि बार बार उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो मीट नहीं किए जा रहे, तो हो सकता है उसके स्टैंडर्ड्स में ही कुछ प्रॉब्लम है, वो ही ठीक तरह से सेट नहीं किए गए हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद से ज्यादा उसने सेट कर दिए हैं, इसलिए उसने सोचा कि वो करेक्टिव एक्शन लेगा और स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेगा। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्लियर। तो गाइस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, स्टेटमेंट फर्स्ट आपको दे रखी है, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल को, जो कि जो डिफरेंट एज इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन। अब डिफरेंट एम्प्लॉइज जो है किसी पर्टिकुलर मैनेजर के टीम में काम करते हैं, तो उनका नेचर, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनका बिहेवियर सब अलग अलग है, सब एक दूसरे से नेचर में कैसे हैं, हेट्रोजीनियस है ना। तो उनके परसेप्शन अलग होंगे, उनके रिएक्शंस अलग होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होगी। तो जो सेम चीज से आप मोटिवेट कर रहे हो एक एम्प्लॉय को, उसी सेम चीज से आप दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते हो, है ना। तो कैसी प्रोसेस हो जाती है, मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि मोटिवेशन कैन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यस, अगर आप किसी मोटिवेशन किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो, क्या बोलकर कि भाई आपको प्रमोट किया जाएगा अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया, तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन हो जाएगी। और अगर आप उस किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई आपको डिमोशन कर दिया जाएगा, आपकी पोजीशन से आपको नीचे कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी, तो आप उसको नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हमने पढ़ा था मोटिवेशन जो है एक प्रोसेस है लोगों को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपना बेस्ट दे गोल्स को अचीव करने के लिए। अब वो इनकरेज करेंगे, सबको सेम तरीके से नहीं करेंगे, सबको डिफरेंट तरीके से करेंगे। जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन होगी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, उसको उसके अकॉर्डिंग आप इनकरेज करोगे। और हो सकता है आप किसी को नेगेटिवली इनकरेज भी, इनकरेज मतलब नहीं, मतलब उसको आप पेनल्टी देने का सोचो, उसको फाइन लगाने का बोलो, उसको डिमोटिवेट मतलब उसका डिमोशन करने की बात करो, ठीक है, सैलरी कम करने की बात करो, इस तरीके से भी आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। वैसे तो डिमोटिवेट यूज कर सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली आप उसको नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हो, तो हम उस बात को करेक्ट बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, Alpha Graphics Limited was a reputed Indian company which had been in a business for many years. The chief executive officer of the company, Rohit Gupta, always believed in understanding the business environment as well as responding and adopting to it. तो एक कंपनी है अल्फा ग्राफिक लिमिटेड, और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर, और बहुत सालों से वो काम कर रही है। जो उसका सीईओ है जो है रोहित गुप्ता, और वो बिलीव करता है कि
ये बहुत जरूरी है हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना और उसके अकॉर्डिंग चीजों को रिस्पॉन्ड करना और अडॉप्ट करना. When he found that a foreign multinational company, Lenographic, is entering the Indian market with a new substitutes, he prepared to meet this threat by reducing costs and creating good quality and aesthetically appealing layouts, advertisements, and logos, etc. As a result, Alpha Graphic Limited was not only able to retain its own customer but also started getting new projects. अब हुआ क्या, जब उसने ऑब्वियसली अब वो हमेशा मार्केट बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता रहता है हमेशा और चीजों को अडॉप्ट करता है. अब उसको पता चला स्टडी करते हुए पता चलता है कि एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी जो है लेनोग्राफिक्स वो एंटर करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर एक न्यू सब्स्टिट्यूट के रूप में. ठीक है, अब उसने उस चीज को एज अ थ्रेट लिया और अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया कि वो सर्वाइव कर सके. ठीक है, सर्वाइव करने के लिए उसने क्या किया, अपने जो कॉस्ट थी उसको रिड्यूस कर दिया, अच्छी क्वालिटी क्रिएट करने लगा और अपीलिंग लेआउट्स क्रिएट किए, एडवर्टीजमेंट्स की, लोगोस बनाए ताकि मार्केट के अंदर वो सर्वाइव कर सके इस न्यू कंपनी के आने से, उसको उसकी पोजीशन को कोई हार्म ना हो. लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, उसके खुद के कस्टमर तो रिटेन रहे, वो सर्वाइव किया, साथ में उसने और ग्रो किया क्योंकि उसको न्यू प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे. तो यहाँ पे हमें कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में हाईलाइट किया गया है. आइए इंपॉर्टेंस देखते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट. तो गाइस उसने क्या किया था, थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया था स्टार्टिंग के अंदर ही और उसको एज अ वार्निंग सिग्नल लिया जब एक न्यू फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी ने मार्केट के अंदर एंटर किया और अपने बिजनेस को प्रिपेयर किया फॉर द फ्यूचर सर्वाइवल. तो आइडेंटिफाई किया उसने पोटेंशियल रिस्क को और अपने बिजनेस को उन चीजों को टैकल करने के लिए प्रिपेयर किया. तो हमारा जो पॉइंट होना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. तो गाइस हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 9. ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड करती है एक क्लियर डिस्क्रिप्शन जॉब्स के बारे में भी और उससे रिलेटेड जो ड्यूटीज होती हैं उसके बारे में भी, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो एम्प्लॉयज के बीच में और कोई काम का डुप्लीकेशन भी ना हो. तो ये कौन सी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की जो डिस्क्राइब की गई है इस पैराग्राफ में. गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में हमने पॉइंट पढ़ा था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें बोला गया था कि क्लियर ड्यूटीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं कि कंफ्यूजन्स को, डुप्लीकेशंस को अवॉइड किया जा सके और स्मूथ वर्क को लीड किया जा सके, ताकि दो सेम लोग सेम तरीके का टास्क ना कर दे बाय मिस्टेक. ठीक है, और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई डुप्लीकेशन क्रिएट ना हो. तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस की बात हुई है उसमें, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की. क्लियर, तो द आंसर विल बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th. High inflation rate generally result in constraints on business enterprises as they increase the various costs of business such as purchase of raw materials, payment of wages, salaries to employees, etc. The dimension of business environment referred. अब यहाँ पे किस चीज की बात हुई गई है, यहाँ पे बोला गया है इन्फ्लेशन रेट जो होते हैं अगर हाई हो जाए, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाती है गाइस, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस पर उस पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है. जैसे कि उनको बहुत सारे कॉस्ट जो होते हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड वो बढ़ जाते हैं. ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगी तो उसे प्राइस भी बढ़ेगा और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन क्रिएट होगा ही होगा. तो इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, देखते हैं. हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, जो कि किसके बारे में होता है, मनी और मार्केट के बारे में. तो मनी से रिलेटेड जो खर्चे हैं, वेजेस के रेट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना. तो इंक्लूड फैक्टर जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स हो गया, इन्फ्लेशन की बात हुई है वहां पे, इनकम लेवल्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट की पॉलिसीज टैक्सेशन के कारण ही ऐसा हुआ होगा जिसके चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ गया, है ना. तो कौन से किस एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, ये कौन से एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की. आंसर क्या होगा गाइस हमारा, ऑप्शन डी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 11. साधनो, अ ग्रेजुएट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, is a successful manager. She applied her acquired knowledge in a personalized and skillful manner in a difficult situation at work. She uses her imagination and creativity in handling this situation. मुझे यहाँ पे बहुत दो इंपॉर्टेंट वर्ड दिखाई दे रहे हैं जो रिलेटेड है किससे, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, नॉलेज अप्लाई कर रही है वो पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर के अंदर. तो ये दो तीन चीजें जो हैं किसके बारे में बात कर रही है वो देखते हैं अभी. द एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस. आइए देखते हैं. तो गाइस हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में मैं मेंशन थी, जैसे कि स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो और क्रिएटिविटी, है ना. तो उसने क्या किया था, अपनी जो भी नॉलेज थी उसको स्किलफुल तरीके से मैनर के अंदर अप्लाई किया, पर्सनलाइज्ड मैनर के अंदर अप्लाई किया, साथ में उसने अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की भी बात की है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट है, जहां भी आपको क्रिएटिविटी दिखे, आपको पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन दिखे, क्योंकि एक आर्ट ही मैनेजमेंट की बात तब करता है जब आपने जो नॉलेज पढ़ी है उसको आप अपने अकॉर्डिंग स्किलफुल मैनर के अंदर जो भी सिचुएशन की नीड है अपने पर्सनलाइज तरीके से उसको उस टाइप में अप्लाई कर सकते हो अपनी नॉलेज को. आप सेम नॉलेज को हर जगह सेम तरीके से अप्लाई नहीं करोगे. आर्ट के अंदर आप जो जहां पे जिस तरीके की नीड होगी उसको उस तरीके से अप्लाई करोगे, अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन दिखाते हुए, अपनी स्किल्स दिखाते हुए, है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट की यहाँ पे बात हो रही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 12th, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स। मैनेजर्स जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी आपकी सिचुएशन की डिमांड होगी तब। तो ये जो है हाइलाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन सी ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट यहाँ पे किया जा रहा है, ये बात कि जो भी मैनेजर होता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर सकता है सिचुएशन की नीड के अकॉर्डिंग। तो गाइस क्या पढ़ा था हमने, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपके जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए जा सकते हैं। और क्वेश्चन में भी यही बात हो रही है कि मैनेजर जो है डिमांड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको चेंजेस कर सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है। तो कौन सी नेचर की बात हुई, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फ्लेक्सिबिलिटी की। तो आंसर क्या होगा गाइस, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो नेचर में फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको चेंज किया जा सकता है, उनमें मॉडिफिकेशन लाई जा सकती है।